तो अब डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। डिटर्मिनेंट्स के इस टॉपिक में हमारा मेन एम क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करके हम एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे डिटर्मिनेंट्स में जो वैल्यूज दे रखी हों, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हों, तो उसको यदि सिंप्लीफाई यदि हम कर लें तो वैल्यू निकालना ईजी हो जाता है ना। उसके लिए फिर हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट में लिख लेता हूँ यहाँ पे d इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 है ना। हमारा ये डिटर्मिनेंट है सपोज। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। तो मतलब क्या हो गया कि सपोज यदि a1 b1 के बराबर है, a2 b2 के बराबर है और a3 b3 के बराबर है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नंबर्स के टर्म्स में यदि अपन देखें तो सपोज आपका डिटर्मिनेंट जो है वो इस तरह का दिखता है ना, 3 1 6 और ये भी 3 1 6 और सपोज 7 8 9। ठीक है, तो इसके दो रोज जो हैं आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू हम सीधा ही बोल सकते हैं कि 0 है। अच्छा, एक और चीज, जितनी प्रॉपर्टी जो हम अभी देखेंगे ना, आप ऐसा करना, एक जैसे है ना डमी डिटर्मिनेंट ले करके उसको एक्चुअल में वैल्यू निकाल करके आप देख लीजिए। जैसे इस वाले केस में भी आप है ना वैल्यू निकाल करके देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट उससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक फील भी आ जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोल रही है। अच्छा, दूसरा, यदि हम दो कॉलम सेम कर दें, सेम चीज, 2 है 5 6 और 2 5 6 है ना, 8 10 12 जो भी करते हैं। ठीक है, तो इसके दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये बोल रही है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, एक्सचेंजिंग ऑफ रोज और एक्सचेंजिंग ऑफ कॉलम्स चेंजेस द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो मतलब क्या निकला कि मतलब यदि सपोज ये डिटर्मिनेंट है और हम एक और डिटर्मिनेंट बना दें, इसको मैं डी डैश बोल देता हूँ, और उसको किस तरह से लिखें, रोज को इंटरचेंज कर दें। मतलब b1 b2 b3 यहाँ आ जाए और a1 a2 a3 यहाँ आ जाए और c1 c2 c3 तो यहाँ पे है ही, है ना, कोई भी दो रो। ये तो मैंने ऊपर की दो रोज ले ली, आप चाहे तो नीचे की दो रोज या लास्ट की रो और फर्स्ट रो, है ना, कोई भी दो रोज को आप इंटरचेंज कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -d। ये d की जो भी वैल्यू है उसका नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका। और सेम चीज आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, है ना, कॉलम आप इंटरचेंज यदि कर दीजिएगा कंप्लीटली तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी एक है ना डमी डिटर्मिनेंट बना करके कुछ वैल्यूज डाल के आप चेक करके देख लें। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, है ना, और कॉलम एक ही बात है, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड विद द सेम कांस्टेंट। मतलब ये हमारा डिटर्मिनेंट है और सपोज मैं सेकंड रो ले लूं और इसके हर टर्म को मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, kd हो जाएगी। ठीक है, ये बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है, स्पेशली यदि जैसे यदि हमारे को बहुत यदि बड़े नंबर्स दिए हुए हों तो हमें ना इसको रिवर्स में यूज करके कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप है ना एग्जांपल देखें, सपोज आपका डिटर्मिनेंट जो है वो इस टाइप का है कि 11 है ना 44 77 46 23 46 39 13 26। ठीक है, अब ये नंबर्स है ना, बड़े बड़े नंबर्स हैं, दिख ही रहा है। इसको आप सीधा यदि डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट वगैरह करने में। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कॉमन ले लें, है ना, दिख ही रहा है, जैसे फर्स्ट रो में 11 कॉमन है, हमने 11 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रो जो है वो क्या रह गई, 1 4 और 7 रह गई, दिख रहा है। अच्छा, सेकंड वाले रो से हम 23 कॉमन ले सकते हैं, 23 कॉमन ले लिया, है ना, बात तो वही हो गई ना, क्योंकि जैसे जैसे हमने 23 को मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड रो से, तो सेकंड रो हमारी क्या रह गई, 2 1 2 रह गई केवल, लेकिन और इसी तरह से थर्ड रो से हम 13 कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास में क्या रह जाएगा, 3 1 और 2 रह जाएगा। तो ये वाली जो डिटर्मिनेंट है आप देख ही सकते हैं, है ना, ये तो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया।
हम आराम से निकाल सकते हैं और फिर इस वाले फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी देखते हैं, अ डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स, है ना, एज शोन मैंने लिखा है क्योंकि वो लंबा नहीं तो सेंटेंस में लिखना पड़ता है। आप उसको एक्चुअल फॉर्म में देख लें, ज़्यादा सिंपलर होगा। जैसे सपोज इस डिटर्मिनेंट को की जो फर्स्ट रो है उसको हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो सपोज A1 A2 A3 इसको हम लिख सकते हैं सपोज A1 अल्फा प्लस A1 बीटा, A2 अल्फा प्लस A2 बीटा और A3 अल्फा प्लस A3 बीटा, है ना। बेसिकली जो फर्स्ट रो के जो टर्म्स हैं उसको हमने स्प्लिट कर दिया और बाकी टर्म सपोज सेम ही है, B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, तो सेम डिटर्मिनेंट है। तो इस ये ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को हम दो में स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, A1 अल्फा A2 अल्फा A3 अल्फा B1 B2 B3 और C1 C2 C3। एक डिटर्मिनेंट ये हो गया, है ना, इसकी जो भी वैल्यू आए, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट जिसमें हम लिख रहे हैं A1 बीटा A2 बीटा A3 बीटा फिर B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को इस तरह से दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। और या फिर कन्वर्सली दो डिटर्मिनेंट्स को हमको ऐड करना हो तो उसको यदि हम ऐड करेंगे तो वो इस फॉर्म में ऐड हो जाएगा। आप देख लें, हमने रो के साथ में की, एग्जैक्टली वही चीज हम कॉलम के साथ भी कर सकते थे। ठीक है, तो कॉलम के साथ में करते तो सपोज फर्स्ट कॉलम के साथ करते तो सेकंड और थर्ड कॉलम तो एग्जैक्टली सेम रहता और फर्स्ट कॉलम को दो पार्ट्स में हम स्प्लिट कर देते। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड कॉलम इन दो डिटर्मिनेंट्स का ये सेम रहता और फर्स्ट कॉलम, है ना, दोनों केस में चेंज हो जाता, जैसा अपने रो के केस में किया। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज अपना डिटर्मिनेंट जो है वो bi, ठीक है, और वो क्या है, i, ये i स्क्वायर, ये i क्यूब, ठीक है, ये 4 5 6 और ये है n इंटू n प्लस 1/2 n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और n प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, सपोज ये डिटर्मिनेंट है और हमको क्या निकालना है, सम ऑफ, है ना, सभी डिटर्मिनेंट्स i से लेकर 1 तक। ठीक है, तो यदि इसको हमको निकालना होगा तो बेसिकली क्या होगा भाई, पहला डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, है ना, 1 1 1 4 5 6 और फिर ये वाले टर्म्स, ये बड़े वाले टर्म्स, है ना, लिख नहीं रहा हूँ, ये हो गया दूसरा डिटर्मिनेंट, है ना, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब फिर 4 5 6 और फिर ये ब्रैकेट वाले टर्म्स। सेकंड और थर्ड कॉलम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से चलता जाएगा, है ना, कहाँ तक जाएगा, n तक। तो लास्ट डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर n क्यूब फिर 4 5 6 और उसके बाद में ये ब्रैकेट वाली टर्म्स। ठीक है, तो अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी, है ना, उसके रिस्पेक्ट में देखें तो इसमें क्या हो रहा है, सेकंड और थर्ड कॉलम ये तो चेंज हो नहीं रहे, फर्स्ट कॉलम जो है वो चेंज हो रहा है। तो वो एक तरह से क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है वो कहाँ से शुरू हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हम ये, जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, स्प्लिट किए हुए हैं डिटर्मिनेंट्स। तो उनसे यदि हमको ओरिजिनल डिटर्मिनेंट लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक, n तक। दूसरा टर्म क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कहाँ तक, n स्क्वायर तक। और तीसरा क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये कहाँ तक, n क्यूब तक। सेकेंड रो ये तो सेम ही है और थर्ड रो में ये ब्रैकेट वाले टर्म्स, ये बन जाएगा, देख रहा। अच्छा, अब आप देखें, है ना, इसमें चूंकि हो ही गया तो अभी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म, है ना, मतलब ये वाला टर्म ये तो सेम ही है। ठीक है, इसको ऐड अप कर देते हैं, सिग्मा इसका क्या आता है, यही आता है n प्लस 1/2। सिग्मा n स्क्वायर ये क्या आता है, ये आता है, और सिग्मा n क्यूब क्या आता है, ये आता है।
तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गए। तो अभी हमने प्रॉपर्टी एक देखी थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम यदि आइडेंटिकल हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से है ना हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। एडिंग अनदर रो टू अ रो और मल्टीपल ऑफ अनदर रो टू अ रो डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सेम होल्ड्स फॉर कॉलम। क्या मतलब निकला कि जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। सेकेंड रो को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट रो में ऐड कर दें। तो फर्स्ट रो जो है वो क्या हो जाएगी, a1 प्लस सपोज अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा b1, a2 प्लस अल्फा b2, है ना, a3 प्लस अल्फा b3 और b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ठीक है, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम होगी। अच्छा, अल्फा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यदि सपोज अल्फा की वैल्यू यदि -1 है तो हम एक तरह से 2 रोज को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक रो को रिप्लेस करके। इसी तरह से हम चाहें तो सेकंड रो को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, b1 प्लस, है ना, कोई दूसरा ले लूँ मैं, अल्फा 2 ले लेता हूँ, है ना, अल्फा 2 c1, b2 प्लस अल्फा 2 c2, b3 प्लस अल्फा 2 c3। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, सेम होल्ड्स फॉर कॉलम, है ना। इसी तरह का मॉडिफिकेशन हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। तो अब इसको नहीं कर रहा हूँ, है ना, इसी को सीधा हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉलम यदि मुझे चेंज करना हो तो a1 प्लस अल्फा a2, b1 प्लस अल्फा b2 और c1 प्लस अल्फा c2, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, इन दोनों डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू जो है वो सेम होगी। अच्छा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। सबसे ज़्यादा जो है यही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। एक ये वाली प्रॉपर्टी, एक दूसरी प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी जिसमें हमने कॉमन लिया था, या फिर हमने ये बोला था कि किसी भी रो को एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट जो है वो के डी के बराबर हो जाता है। याद है आपको, पिछले वीडियो में किया था। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज तो, है ना, काफ़ी कॉमनली यूज होंगी। तो इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को खोलने के पहले हम इस तरह के कुछ मॉडिफिकेशंस कर लें तो डिटर्मिनेंट, है ना, काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है ना। करके देखते हैं। तो सपोज एक डिटर्मिनेंट अपन लेते हैं 1 2 3 3 8 13 और 4 9 15। ठीक है, तो अब हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं हम उसको किस तरह से लिखते हैं, है ना। डी इज इक्वल टू, जैसे पहला कॉलम है ना, उसमें तो सबसे छोटे टर्म्स हैं तो 1 3 4 लिख देते हैं। जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को किससे रिप्लेस कर दें, सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस कर रहे हैं c2 माइनस ट्वाइस c1 से। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया और c2 में से, है ना, उसको माइनस कर दिया। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 2 और 1। सेकंड कॉलम ये हो गया। ठीक है, अच्छा, थर्ड कॉलम को हम किससे रिप्लेस कर दें, c3 माइनस थ्राइस c1 से। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगेन, है ना, ये 0 हो जाएगा और 13 माइनस 9 ये 4 हो गया और 15 माइनस 12 ये 3 हो गया। ठीक है, तो अब ये देखें, ये वाला डिटर्मिनेंट है ना काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया क्योंकि ये 2 टर्म तो 0 ही हो गए। इसको यदि हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2। आप देख रहे हैं, मतलब हमारा ऑपरेशन जो है वो कितना सिंप्लीफाइड हो गया। इसको सीधा हम खोल देते तो आप इमेजिन कर सकते हैं, हो तो जाता है ऑब्वियसली बट ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्सचेंजिंग रोज विथ कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। तो क्या मतलब निकला कि यदि ये डिटर्मिनेंट है, इसमें रोज को कॉलम के रूप में हम चेंज कर दें तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह से हो जाएगा, a1 a2 a3 यहाँ आ जाएंगे, b1 b2 b3 कॉलम के रूप में आ जाएगा
और C1, C2, C3 ये भी कॉलम के रूप में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज? जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसका ट्रांसपोज। और इसको हम लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इसके ट्रांसपोज की वैल्यू सेम होती है। किसी भी डिटर्मिनेंट में हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है,